श्रोताओं, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका प्रभाव या जिसका दुष्प्रभाव सभी महिलाओं पर, पुरुष पर, वृद्ध पर, बच्चों पर पड़ता है। ये है समस्या ऑस्टियोपोरोसिस की, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं पत्र पत्रिकाओं और मीडिया में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास विशेषज्ञ हैं जो इसी विधा में हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाह वलीउल्लाह साहब, जो KGMU के अस्थि रोग विभाग में सीनियर प्रोफेसर हैं और स्पाइन सर्जरी के हेड भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशीष जी। जी, तो डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस हर व्यक्ति आज इससे परिचित है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही एलियन टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये हड्डियों की ये कौन सी बीमारी? पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने इस विषय पर मुझे आमंत्रित किया। तो सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट बीमारी कही जाती है। कहते हैं कि आपकी जो हड्डियां अपने आप कमज़ोर होती चली जाती हैं और उसमें कमज़ोरी का पता तब चलता है जब उसमें फ्रैक्चर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल कि रात में जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, रात में उठे, वॉशरूम गए, पैर स्लिप किया, हड्डी टूट गई, कूल्हे की हड्डी टूट गई, कमर की हड्डी टूट गई, तो वो जो हड्डी टूट जाती है उसके पीछे ये ऑस्टियोपोरोसिस है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का लिटरल मीनिंग है आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो दो तरह की होती है, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस और सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस जो दो तरह की होती है, एक जो महिलाओं में 45 साल के बाद ज़्यादातर इसके केसेस आते हैं। जैसे एज बढ़ती है तो महिलाओं में मीनोपॉज के बाद जो हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, स्पेशली ईस्ट्रोजन। तो जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो उसकी वजह से हड्डियों में कमजोरी होना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है वो टाइप 1 ऑस्टियोपोरोसिस, पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होती है। दूसरी जो एज के साथ, जिसे हम सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में भी होती है, पुरुषों में भी होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र आगे बढ़ती है तो वो उनमें होती है। तो मेन जो होती है वो तो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस होती है। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि किसी भी वजह से, जैसे आपने कोई दवा लंबे समय तक ली है, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं या और कोई भी ऐसी दवा, स्टेरॉइड्स लिए लंबे समय तक, कहते हैं 3 महीने तक अगर आप स्टेरॉइड का सेवन करते हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की क्षमता रहती है, कभी चोट लग जाने के बाद भी। तो अगर कोई वजह की वजह से हो रही है तो वो सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस है, किसी दवा के ले रहे हैं या कुछ भी ऐसा रीजन है। तो हम जो बात करेंगे वो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करेंगे, जो कि महिलाओं में 45 साल के बाद, 50 साल के बाद ज्यादा कॉमन है। दूसरा एज रिलेटेड, जिसे हम सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो वो 65 से 70 साल की जैसे से उम्र बढ़ती है उसमें होती है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, तो ये पता कैसे लगे कि हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं? पेन शायद एक इसका एक आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जो ऑस्टियोपोरोसिस, इसे हम साइलेंट डिजीज बोलते हैं। साइलेंट डिजीज का मतलब इसके कोई सिम्टम नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसको बहुत डेंजरस मानते हैं। इसका पता तब चलता है जब आपको फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन कैसे पता कर सकते हैं? अगर आपके अंदर अवेयरनेस है। जो आज का मेरा टॉक है, मैं आपके माध्यम से इसको अवेयरनेस ही क्रिएट कराना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है, जैसे इसमें पेन की भी सिम्टम्स बहुत बाद में आते हैं, जैसे मरीज कंप्लेंट करता है मुझे पूरे हड्डियों में दर्द है, लेकिन ये जो सिम्टम्स होते हैं बहुत बाद में आते हैं, शुरुआत में नहीं आते। अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है और अगर आपको लगता है कि मेरी हड्डियों में हाइट कमजोर है, जैसे ओल्ड एज में क्या होता है, आप देखते हैं जो हाइट है वो थोड़ा सा कम होने लगती है, तो वो जो सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस की वजह, जो आपके जो अंदर का हड्डियों का कैल्शियम है वो कम होता जा रहा है, तो उसकी वजह से हाइट कम होती जाती है। जो रिब्स हैं उसमें पेन रहता है, आपकी कूल्हे की हड्डी है, बैक में पेन रहता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं बाद में आते हैं। अगर आप पहले ही उसको डायग्नोस करना चाहते हैं तो एक जांच होती है बोन मिनरल डेंसिटी, जिसे हम डेक्सा स्कैन के नाम से जानते हैं। तो ये आज की डेट में कई जगह अवेलेबल है। हालांकि थोड़ा सा महंगी जांच होती है, बट इसके फायदे हैं। अगर 50 साल से ऊपर हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, तो जल्दी ये जांच करानी चाहिए। अदरवाइज 60 साल के बाद तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। तो स्क्रीनिंग करा लेने से आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस है। और सबसे अच्छी चीज़ है, ये ऑस्टियोपोरोसिस एक ट्रीटेबल डिजीज है, मतलब इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हालांकि लंबा ट्रीटमेंट चलता है, बट लेकिन ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आपको अगर अवेयर हो जाएं, आपको पता लगता है कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस की स्क्रीनिंग करानी है, तो आप सेंटर पे जाके इसकी स्क्रीनिंग कराइए और आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि हम इसे ट्रीट कर लेंगे फिर। डॉक्टर साहब, हम लोग जानते हैं कि शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती हैं,
तो ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या सभी हड्डियों को प्रभावित करता है या कुछ विशेष हड्डियों को, कुछ विशेष जैसे कि पैर की या हाथ की, ऐसी कुछ हड्डियों को? जो ऑस्टियोपोरोसिस वैसे तो सभी हड्डियों को प्रभावित करता है, पूरी जनरलाइज सिस्टमिक डिसऑर्डर है, मतलब पूरे बॉडी को। लेकिन कुछ हड्डियों में जिसमें ट्रेबिकुलर बोन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे आपकी स्पाइन की हड्डी है, कूल्हे की हड्डी है, रिस्ट है, और आपकी प्रॉक्सिमल वाला ऊपर ह्यूमरस जो आपका शोल्डर जॉइंट है उसमें, या रिब्स में, इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे जो अगर हम देखते हैं, जो हमारे पास पेशेंट्स जो आते हैं, जैसे हिप के फ्रैक्चर्स हैं, शोल्डर के फ्रैक्चर्स हैं, तो ये सब ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, या रिस्ट के जो आप अमूमन सुनते हैं कलाई की हड्डी टूट गई, हाँ। तो ये रिस्ट फ्रैक्चर और स्पाइन और हिप फ्रैक्चर बहुत कॉमन ऑस्टियोपोरोसिस का प्रेजेंटेशन होता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इसका इलाज है, टाइम लगता है, तो इसके इलाज में क्या दवाएं दी जाती हैं या कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन होता है? सर, दवाई इसको हम दो पार्ट में कह सकते हैं। एक मेडिकल मैनेजमेंट, तो ये तो हर मरीज़ को देना होता है, चाहे आपकी सर्जरी हो या ना हो, ठीक है, ये हर मरीज़ में देना है। अगर आपको एक बार डायग्नोसिस हो गई कि अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसका ट्रीटमेंट लेना मस्ट है, क्योंकि नहीं लेंगे तो धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस आपकी बढ़ती जाएगी और फिर आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है। सर्जिकल मैनेजमेंट, जैसे कुछ हड्डियों के फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिसको सर्जिकली हमें ट्रीट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर कूल्हे का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको हमें ऑपरेशन करके ही हम उसको चेंज कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। कलाई की हड्डी का फ्रैक्चर है तो वो प्लास्टर से भी सही हो जाता है, उसमें हमेशा हमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है किस तरह का फ्रैक्चर है, किस जगह का फ्रैक्चर है, किस एज में फ्रैक्चर है, ठीक है। कोशिश हमारी ये रहती है कि उसमें सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उम्र ज़्यादा होने पर ये फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, तो और भी सारी दिक्कतें रहती है मरीज़ के साथ, तो हमारी कोशिश रहती है कि फ्रैक्चर्स को ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, बट कभी कभी ज़रूरत पड़ती है और हमें फिक्स करना पड़ता है। जैसा कि हिप फ्रैक्चर्स है तो उसको तो ऑपरेट करना ही पड़ता है। पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आज कहते हैं कि हम देखते भी हैं कि किसी रोग बीमारी की कोई उम्र नहीं रह गई है, तो क्या युवाओं में भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या? युवाओं में होती है, लेकिन अगर उसमें कोई रिस्क फैक्टर्स हों, युवाओं में है, मतलब ऐसा नहीं, जो यंग फीमेल्स हैं आज की डेट में, पहले हम लोग में नहीं देखने को मिलता था, बट आज की डेट में यंग्स में भी मिल रही, दो इसका इंसिडेंस प्रेवलेंस कम है, मतलब उतना ज़्यादा प्रेवलेंस नहीं है, बट लेकिन आज की डेट में जो यंग्स हैं उनमें भी हमें मिल रहा है एडोलेसेंट ऑस्टियोपोरोसिस। वो भी केसेस हमारे पास आते हैं, जैसे यंग फीमेल्स हैं, आफ्टर जो डिलीवरी है उसके बाद उनको हड्डियों में कमज़ोरी हो रही है, तो जब हम लोग अगर बहुत उसको इन्वेस्टिगेट क्लीनली करते हैं तो कुछ केसेस हमें उसके भी मिले हैं। तो है, यंग में भी प्रेवलेंस है, बट थोड़ा कम है, लेकिन है। लेकिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप हमसे पूछें कि ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे बचा जाता है, तो वो यंग एज है जिसमें आप कुछ इंटरवेंशन करके जो अपनी बॉडी पे काम करेंगे तो वो चीज़ आप बचा सकते हैं। जैसा कि आपका जो बॉडी का जो बोन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो डिपेंड करता है आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं। तो अगर आप यंग एज पे, हमारी बॉडी में जो 30 साल तक की जो एज होती है तब तक हड्डी बनती है, उसके बाद हड्डी को बनाने की क्षमता हमारी बॉडी में उतनी नहीं रहती। तो कहते हैं जितना आप एक्सरसाइज शुरुआत की एज में करते हैं, हाँ 30 साल तक, तो तब तक ये बोन बैंक की तरह काम करता है। फिर आप उस जितना आपने बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, जितना आपने उसको हड्डी को अच्छे से बनाया है, वो आपकी ताउम्र काम आती है। तो मैंने इन्वेस्टमेंट हमें यूथ में करना है। उस टाइम आपको अपनी लाइफ स्टाइल बहुत एक्टिव रखनी है, खूब एक्सरसाइज करनी है, और जितना आपके मसल मास अच्छा रहेगा उतना ही आपके लिए आगे जाके अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर साहब, जब भी हम हड्डी से संबंधित किसी भी समस्या की बात करते हैं तो विटामिन डी और कैल्शियम का जिक्र जरूर आता है, तो इसको किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? कैल्शियम विटामिन डी का रोल काफ़ी है, जैसा कि आपने कहा, ये बात एकदम सही है। तो अगर हम बात करें ऑस्टियोपोरोसिस की, तो उसमें एक मेन फैक्टर आपका कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। तो जो ओल्ड एज के पेशेंट, अगर हम 50 साल के बाद की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि आप एक बार इन्वेस्टिगेट अपने आप को कर लीजिए। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस निकलती तब तो आपको खाना ही खाना है, और अगर नहीं निकलती है तो भी अगर मेंटेनेंस फेज में रखना है तो विटामिन डी तो बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम का इतना नहीं है, क्योंकि वो आपको बॉडी की रिक्वायरमेंट के साथ मिल जाता है, जो आप खाना खाते हैं उससे भी कैल्शियम मिल जाता है। अंडे आने से कुछ रिस्क फैक्टर्स हो गए, जैसे आप खाना खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो कुछ इस तरह के अगर रिस्क फैक्टर्स है तो उसमें हमें सप्लीमेंट देने की ज़रूरत है। बट विटामिन डी, क्योंकि वो आपकी डाइट से नहीं होता, वो एक सनलाइट से के सोर्स है, और आज की डेट में जो हमारा रहन सहन है तो सनलाइट मिलती ही नहीं है,
तो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, उसको आपको अलग से लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक भ्रांति है या इसके बारे में तो आप क्लियर करेंगे कि ठंडी जगहों पर या एसी में रहने से भी क्या हड्डियां इस तरह से कमज़ोर होती हैं या इस तरह की समस्या आ सकती है? नहीं, एसी में रहने से कोई समस्या नहीं है, ठीक है, वो एक कोई रिस्क फैक्टर नहीं है कि एसी में आप रहते हैं हड्डियां कमज़ोर, ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ आप मस्कुलर एक्टिविटी कितनी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपकी बॉडी का जो BMI है, जो आपकी बॉडी का BMI है, वो सब डिपेंड करता है कि आप अपनी बॉडी को कितना चला रहे हैं, कितना उससे एक्सरसाइज ले रहे हैं। आप स्टैटिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपकी हड्डियां ही नहीं, मांसपेशियां सभी कुछ कमज़ोर होगा। जी डॉक्टर साहब, अब चलते चलते ऑस्टियोपोरोसिस से हम कैसे बच सकते हैं? जैसा कि आपने एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट चाहे वो पढ़ाई में करते हैं, चाहे स्वास्थ्य में करते हैं, वो युवा अवस्था में ही करते हैं और उसका फल हमें पूरे जीवन मिलता है। तो आप ऑस्टियोपोरोसिस जैसी जो समस्या है, इससे हमारी जो पॉपुलेशन है वो बची रहे, इस पर आपका क्या कहना है? जो आपके माध्यम से एक जो मैं संदेश देना चाहता हूँ, जैसा कि बात अभी सबसे पहले ही हमने करी कि युवा वर्ग, तो युवा वर्ग का जो रहने का तरीका है उसको एक्टिवली एक्सरसाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपना एर्गोनॉमिक्स मतलब आप कैसे रह रहे हैं, अपना जहाँ काम करते हैं वहाँ आप किस तरह से अपना लाइफ स्टाइल कर रहे हैं, तो उसको आपको सेट करना चाहिए। आपको अपने जीवन को चलाना है, चलता रहेगा जीवन, लेकिन किस तरह से आप जी रहे हैं ये आप ही गवर्न कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करना, हेल्दी डाइट को इनकॉर्पोरेट करना, जंक फूड्स को आप अवॉइड करें, क्योंकि प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। हम नहीं चाहते कि आप हमारे पास बीमार होके आएँ, और वो तभी होगा कि आपको इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि कैसे आप अपना लाइफ स्टाइल आपको जीना है। तो लाइफ स्टाइल में हेल्दी लाइफ स्टाइल आपका हो, आपकी सेडेंट्री जो लाइफ स्टाइल है वो नहीं होना चाहिए, जो आपका खान पान है वो अच्छा होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और निश्चित तौर पर हम ये आशा करते हैं अपने श्रोताओं से और उम्मीद भी करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो बताया, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से हम दूर रहें, हेल्दी खान पान हो हमारा, हम एक्सरसाइज करें, तो निश्चित तौर पर इससे ऑस्टियोपोरोसिस ही नहीं बहुत सारी और बीमारियों से भी बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो है, अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए भी समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू आशीष जी, ऑलवेज वेलकम।